क्लास 7 हिस्ट्री अध्याय 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय। शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इस धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए। पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? उस समय इनके समकालीन कौन कौन से राजा हुए? उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी? पिछले अध्याय में आपने देखा कि भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। इस समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने एक बड़े भूभाग मानचित्र 7वीं-12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य पर शासन करने का प्रयास किया, परंतु बाद के शासकों ने उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। नए राजवंशों का उदय। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश के राजाओं के अधीन कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। जब उनके स्वामी कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मान्यखेत उसकी राजधानी थी। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत। इसने अपने मानचित्र 1 में आप देख सकते हैं। कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया और मध्य भारत, जिसमें राजस्थान एवं गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है। मल्लेच्छों का नाशक नागभट्ट को प्रथम को बोला गया। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली संस्कृति की एक प्रशस्ति में प्रतिहार के नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, जिसे सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे भी तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा अनर्त, मालवा जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा, फिरात जो कि बनवासी, तुरुस्क जो कि तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल
का चयन ऐसे ही हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। खलीमपुर ताम्रपत्र से विज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ उदाहरण महिलाओं शासकों का भी है। महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो तिद्धा बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। कश्मीर की रानी है जो तिद्धा बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। वहीं मंत्रियों और सेनाओं की मदद से रानी बनी। ऊपर वर्णित यह जरूरी नहीं कि शासक किसी शासकीय परिवार से ही संबंधित हो। अधीनस्थ कर्मचारी कुछ हस्तियों में शासक भी बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थक से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वे परिहार, चौहान, सोलंकी, चालुक्य और परमार थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित है, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय युद्ध हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और विजयी राजा के चरणों में रहने वाले सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए कि वह किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी कि इसका एक उदाहरण पढ़िए। उपाधि का क्या अर्थ होता है? शिक्षक की सहायता से आपस में चर्चा करें। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजा धीराज की भित्तिपाल का शासक था। आपने क्या पाया? आपने पाया होगा कि भोजदेव और छित्तिपाल दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी है, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट चढ़ानी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनने की नीति ही अपनाते थे। भूमि के स्वाधीन और उससे संबंधित सेवा के कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं।
संबंध भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को ही सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। राज्यों में प्रशासन। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था, जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीनों भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है। अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्यों में केंद्र शासक से संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे संधि विग्रह विदेशी भाग का प्रधान होता था, अक्षपटालिक आर्थिक या राजस्व मंत्री होता था, भांडागारिक राजा का भंडार का अधिकारी होता था, महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान होता था आदि। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था, जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पादक का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 से 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसे 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उस पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इसके बारे में चर्चा हो रही है। का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार पुराने और प्रभावशाली शासक परिवारों से संबंधित है। कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी मध्य एवं पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। आइए इस पर गौर करें कि कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु बना रहा। जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी थी। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इस कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय तीनों का संघर्ष कहा है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए। वे आपस में युद्धों में इतने व्यस्त हो गए
कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने कमज़ोर हो गए। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र। इन तीनों के पतन का कारण क्या हो सकता है, चर्चा करें। कर लिया। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तो वे सही ढंग से अपनी का रक्षा न कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी। इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीपीय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इसके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदुशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे सामंतों का अस्तित्व था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना, सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया है। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था, और मसूर सिंध का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिक एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच की दूरी काफ़ी अधिक थी। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। इसमें एक ओर तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए, और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकार के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग के संकट के समय राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उनमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। जैसा कि तारीख़ हिंद के लेखक अल-बरूनी ने संकेत किया है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उसके राज्य के समान नहीं है तथा अन्य कभी भी विज्ञान उसके विज्ञान के समान नहीं है। मोहम्मद गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी।
उसके उत्तराधिकारियों में मुहम्मद भी था। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम हिस्सों को जीत लेना चाहा। सन 1010 और 1025 के बीच मुहम्मद गजनी ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। इन नगरों में मथुरा, थानेसर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। सन 1030 ईस्वी में मुहम्मद की मृत्यु हो जाने के पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमणों से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। समकालीन इतिहासकारों ने मुहम्मद के भारत आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि मुहम्मद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुहम्मद का उद्देश्य भारत से धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। आक्रमणों का प्रभाव क्या पड़ा? महमूद के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर अस्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। हर विजय अभियान के बाद धन लूटकर वह गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति को आघात पहुंचाया था, उन्हें पराजित किया था। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की तथा एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना में सफल रहे। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। उसी के मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी को भारत भेजा। उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। मुहम्मद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौड़ के शासक मुहम्मद गौरी ने किया। उसकी इच्छा केवल लूटमार करने की ही नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला चाहता था। मुहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता, अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। 1911 में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। इस पराजय की परवाह किए बिना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन की जीत ने उत्तर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। गौरी के भारत पर आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुए। इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से अगले अध्याय में जानेंगे। दक्षिण के राज्य। उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी फोटो ब्लर है थोड़ा, अनेक राज्य थे। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक नया शहर। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया। वहां से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा। यह शहर
के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ था चोल शासक का नगर, जो गंगा को लेकर आया था, अर्थात जिसे उत्तर भारत विजय प्राप्त की थी। मानचित्र 2 पर गौर करें। कृष्णा नदी के उत्तर में राज्य दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में राज्य सुंदूर दक्षिण के राज्य थे। दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट तथा चालुक्य प्रमुख थे। इनके बारे में आप समझ चुके हैं। सुंदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांड्या आदि प्रमुख थे। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्या राज्य, आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासक था। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। लेकिन साम्राज्यों की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय 846 से 871 ईस्वी था। उसने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल है। राजराज प्रथम 958 से 1016 ईस्वी एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेकों दिशाओं में आक्रमण किए। राजराज दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था, अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका और मालदीव को जीता। राजराज का पुत्र राजेंद्र 1014 से 1044 में अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। उसके 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो जिसमें उसकी सेनाएं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया यानी दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ। इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्यों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। चोल प्रशासन। चोल राजाओं के अनेक अभिलेखों में उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। उसके आदेश जिरुवाक्य केल्वी उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं इसमें ओलैना यकम प्रधान सचिव, पेरुनंदम प्रधान कर्मचारी तथा सिरुंतम निम्न कर्मचारी आदि उल्लेखनीय हैं। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा सिविल सर्विस का विकास किया। संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त थी, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम यानी कोट्टम कमिश्नरी और प्रत्येक कोट्टम नाडु जिला में बटा था। पुनः प्रत्येक नाडुकुर्रम तहसील या ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था, लेकिन कोट्टम नाडु व कुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र में गतिविधियों की सूचना अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। आज के नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना करें। ग्राम स्वशासन।
ग्राम का स्थानीय स्वशासन चोल शासक प्रणाली का प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न कर स्वयं गांव वाले द्वारा किया जाता था। यहाँ 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। क्या आपके विद्यालय या गांव में इस तरह की कोई सीमित कार्य करती है तो कैसे? ऊर सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता था सभी की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ग्राम सभा शासक कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी, जैसे सामान्य प्रबंधन समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति आदि। समिति को वरीयम कहते थे। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अनेक कार्य करती थी, जैसे मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख, व्यापार की सुविधा के लिए राजपथों का निर्माण एवं मरम्मत, सिंचाई, सफाई आदि। सभा के सदस्यों का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी। इसकी जानकारी उत्तर मेरु के अभिलेख से मिलती है। अभिलेख तमिलनाडु के थिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं किया वह चुनाव नहीं लड़ सकता। भव्य मंदिर। अभी आपने चोल साम्राज्य एवं उसे कुछ विशेषताओं को देखा। आप सोच रहे होंगे कि इस साम्राज्य के शासक अपनी ज़्यादा समय युद्ध में ही बिताते होंगे, लेकिन चोल राजाओं द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एवं गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की सुंदर प्रस्तुति है। इसके बारे में हम विस्तार से इकाई 5 में पढ़ेंगे। इन मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ जीवन की अन्य गतिविधियां भी चलती थी। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। चोल शासकों के काल में राजाओं, व्यापारियों तथा धन्य लोगों द्वारा मंदिरों को काफ़ी मात्रा में सोना चांदी एवं बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्राम दान दिए जाने लगे। इससे मंदिरों के कर्मचारी एवं मंदिरों के लिए काम करने वाले लोग जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले अनाज तथा बाद में भूमि भी दी जाने लगी। मंदिरों द्वारा भूमि हस्तांतरित करने के कारण मंदिर की आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश होता गया। हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग से किसानों की परेशानी बढ़ी। इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर सामंती ढांचे की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होती गई। चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। उत्सवों और धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। मंदिरों में ही ग्राम सभाएं अपनी बैठक किया करती थी। मंदिरों के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। आमतौर पर ब्राह्मण ही पढ़ते और पढ़ाते थे। इन्हीं विद्यालय में पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थी।
भारत के वैसे मंदिरों का पता लगाएं जहां आज भी भक्तों द्वारा बहुमूल्य उपहार चढ़ाए जाते हैं। उपहार चढ़ाने के पीछे लोगों की क्या मंशा रहती है? कृषि और सिंचाई। चोल प्रशासन ने कृषि और सिंचाई पर समुचित ध्यान देकर अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उस समय दक्षिण भारत में कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त चोल सम्राटों ने जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त विस्तार किया। उस समय दक्षिण भारत में सिंचाई के प्राकृतिक साधनों का अभाव था। इस समस्या का समाधान के लिए सिंचाई के अन्य कृत्रिम साधनों पर काफ़ी बल दिया गया। समकालीन स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि सिंचाई के साधनों की रक्षा और विस्तार को पूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। उस समय सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय जिसमें जल द्वारों और कुओं का इस्तेमाल होता था। वर्षा जल को बड़े बड़े तालाबों में एकत्र किया जाता था। तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के लिए प्रवाह का इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। अनिकट शब्द तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्नी अर्थात बांध और कट्टू अर्थात निर्माण। चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बनाया गया महाअनिकट कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। बड़ी सिंचाई योजना के लिए बांध और अनिकट भी होते जो राज्यों के नियंत्रण में थे। अब जरा गौर करें कि सिंचाई के कार्य की योजना की जरूरत थी, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना। इस पर ध्यान देना कि पानी का बंटवारा कैसे हो। ज़्यादातर शासकों एवं गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तालाबों की देखरेख करना ग्राम सभाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य था। पाल वंश। जैसा कि आपने देखा कि 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत, बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसका चयन स्वयं वहां की जनता ने किया था। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तर भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। स्मरण करें, इनमें से कई राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इसे एक केंद्रीय सत्ता बनाने की भरपूर कोशिश की। संभवतः बिहार का मुंगेर इसकी राजधानी थी। अवलोकितेश्वर विष्णु की मूर्ति। पाल शासकों का काल कला कौशल स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात था। यहाँ हम उनकी मूर्ति कला एवं उनकी शिक्षा में दिए गए योगदानों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली भारतीय कला की पूर्वी भारतीय की मूर्ति शैली का जन्म इसी समय हुआ। नालंदा, बोधगया, कुर्कीहार कला के केंद्र बनाए गए, जहाँ प्रस्तर एवं धातुएं प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। पालकालीन मूर्तियां तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। इनमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियां थीं। ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। पूर्वी भारत की इस विशिष्ट मूर्ति कला में काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया गया। इस शैली की मूर्तियां मुख्यतः पृष्ठ शिला पट्टा पर उकेर कर बनाई गई थी। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभामंडल अलंकृत नहीं थे, बाद में अलंकृत प्रभामंडल बनाए गए। साथ ही पृष्ठ शिखा को भी अभिप्राय से अलंकृत किया गया।
पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्र, वाणी, बौद्ध देव आदि प्रमुख थे। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी। जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में एक साड़ी सारन से प्राप्त अवलोकितेश्वर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा, मैत्रेय की प्रतिमा मुंगेर से प्राप्त मकरमुख प्रणाल आदि प्रमुख है। इन्हें आप आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। पाल शासकों के समय में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना हुई। प्रथम शासक गोपाल अपने शासक के दौरान ओदंतपुरी, वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी दान दिया।